हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम लीगल हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आने वाली वीडियोस में हम लीगल हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लीगल हिस्ट्री का, सबसे पहला टॉपिक है हमारा चार्टर ऑफ 1600 यानी 1600 का चार्टर। तो आज वीडियो में हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, साथ ही हम लास्ट में 1609 वाला चार्टर भी समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लीगल हिस्ट्री आज से हम नया जो ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं लॉ में, ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है चार्टर ऑफ 1600 का चार्टर, जहाँ से हमारी लीगल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें चार्टर का मीनिंग समझना है कि बेसिकली चार्टर होता क्या है। तो चार्टर का मतलब सिंपली आप ये समझो कि एक डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज को चार्टर पहले कहा जाता था जिसे गवर्नमेंट या फिर कोई किंग या क्राउन, मतलब राजा वगैरह, जिसको इशू करते थे। तो यहाँ पे सिंपली चार्टर का मतलब कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। यहाँ पे चार्टर का मतलब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ठीक है ना, जहाँ से ब्रिटिशर्स का जो पूरा का पूरा एम्पायर है उसकी स्थापना पूरी की पूरी इंडिया में हुई थी। तो इंडिया में अगर हम इस चीज़ की बात करें कि इंडिया में जो ब्रिटिश एम्पायर था वो इस्टेब्लिशमेंट का श्रेय किस चार्टर को जाता है, तो वो 1600 का जो चार्टर था इसको जाता है इसका श्रेय, क्योंकि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था और इसी चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है लीगल हिस्ट्री में अगर हम पढ़ते हैं। देखो, हिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ के पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पास्ट में जो भी इवेंट्स वगैरह हुआ। जैसे हम सिंपली हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले दौर में क्या हुआ, कोई किंग थे, कोई राजा थे, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे रूल किया, किस किस तरीके से पास्ट में जो भी चीज़ें थी वो हुई। तो इसी तरीके से लीगल हिस्ट्री में हम वो सब चीज़ें पढ़ते हैं जो भी हमारे जो इंडिया था, इंडिया में जो भी हमारे यहाँ पे लीगली जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, किस तरीके से ब्रिटिश जो यहाँ पे आए थे उन्होंने रूल किया है और कैसे पूरी तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पे विस्तार किया था। तो यहाँ पर अगर हम 1600 के चार्टर की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था और इसको जारी जो किया गया था, इसको जो इशू किया गया था, तो इंग्लैंड में जो महारानी एलिजाबेथ थी उनके द्वारा जारी किया गया था 31 दिसंबर 1600 को। तो यहाँ पर हमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें जाननी है। अब ये जो चार्टर था ये क्यों जारी किया गया था? हालाँकि इसको जारी करने के रीज़न्स और भी हैं, लेकिन इसको इसलिए जारी किया गया था ताकि इंग्लैंड की एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसको दूसरे देशों में यानी इंडिया और एशिया में, ईस्ट इंडीज़ में एक तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना था। तो इंग्लैंड की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनको यहाँ पर ट्रेड करना था और व्यापार के लिए वो महारानी एलिजाबेथ के पास जाते हैं और क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन मांगते हैं कि हमको जो है यहाँ पर ईस्ट इंडीज़ की तरफ जो है वो यहाँ पर ट्रेड करना है। अब ट्रेड के लिए जब उनको परमिशन मिलती है क्वीन एलिजाबेथ से, तो वो जैसे कि मैंने आपको डेट बताई है 31 दिसंबर 1600 को वो एक चार्टर जो है इशू करती हैं और यही था वो चार्टर 1600 का चार्टर। और इसी से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन बना था और उन्हें व्यापार करने का एक लीगल राइट यहाँ पर उनको मिला था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हमें अगर आप चाहो तो ये डेट भी यहाँ पर याद रख सकते हो। अच्छा, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई तो इसका एक नाम रखा गया है ना, इसको एक नाम दिया गया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। अब देखो, जब आप इसके नाम को देखोगे ना तो इसके नाम से ही पता लग जाएगा कि बेसिकली द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ये व्यापारियों की एक कंपनी थी, ठीक, ऑफ लंदन की कंपनी थी जो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई थी, ट्रेडिंग के लिए आई थी। इसके नाम में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। इनटू ईस्ट इंडीज़, ट्रेड करने के लिए कहाँ से आ रही थी? लंदन से लेके ईस्ट इंडीज़ में ये जो है ट्रेड करने के लिए आ रहे थे। ईस्ट इंडीज़ में इंडिया और आपका जो एशिया का एरिया था वो सब। तो यहाँ पर इसके नाम को आपको ध्यान रखना है। वैसे काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन थोड़ा सा इसके नाम से ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो कंपनी थी ये मर्चेंट्स की थी और लंदन से लेके ईस्ट इंडीज़ में ये यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आते हैं।
तो इस तरीके से इस चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहले हमारे सामने जो चीज़ आती है वो ये है कि इसको जारी करने के कारण क्या रहे होंगे, है ना, क्यों इसको इशू किया था। अब ये बात तो हम जान चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि लंदन में इंग्लैंड की तरफ जो लोग थे, कुछ मर्चेंट्स, कुछ व्यापारी, वो यहाँ पर आकर जो है ट्रेड करना चाह रहे थे। तो इसके बहुत सारे मतलब कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण ये था कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा। अब उस समय मसाले, रेशम, कपड़ा, चाय वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पूर्वी देशों जैसे कि इंडिया हुआ, चाइना हुआ या सुमात्रा हुआ आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो यूरोप में मंगाई जाती थी। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूरोप में जाती थी। तो इसलिए यहाँ पे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा जागृत हुई। किसकी? इंग्लैंड और लंदन के तरफ के जो भी मतलब लोग थे, तो वहाँ के मर्चेंट्स यहाँ पर ट्रेड करना चाहते थे। ठीक, इंग्लैंड के जो भी ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने ये महसूस किया कि इन देशों से सीधा व्यापार करके उन्हें ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो सबसे पहला ये कारण रहा। दूसरा है यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से मुकाबला। अब यहाँ पे जो पुर्तगाल था, जो स्पेन था, डच व्यापारी जो ट्रेडर्स थे वो पहले से ही एशिया में ट्रेड कर रहे थे, है ना। एशिया का जो इलाका है वहाँ पे पहले से ही यहाँ पे डच भी लोग ट्रेड कर रहे थे, वो व्यापार कर रहे थे, पुर्तगाली लोग कर रहे थे और स्पेन के भी बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो था वो ट्रेड चल रहा था ऑलरेडी पहले से। तो अब यहाँ पे इंग्लैंड भी इस कॉम्पिटिशन में शामिल होना चाहता था। तो इसलिए एक इन्होंने कंपनी का निर्माण किया जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर उन्हें भी ट्रेड करने की जो परमिशन थी वो मिल गई। दूसरा है, इससे जो नेक्स्ट रीज़न है वो है नियंत्रित और संगठित व्यापार व्यवस्था की ज़रूरत। यानी कि जो निजी व्यापारी थे, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स थे, जो छोटे छोटे मर्चेंट्स थे, वो बिखरे हुए थे, वो बिल्कुल संगठित रूप में नहीं थे, बिखरे हुए कहीं कहीं पर अपना अपना ट्रेड कर रहे थे। और इस तरीके से एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी को फॉर्मेशन किया, उसको बनाया। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसलिए इस कंपनी को बनाया था ताकि वो यहाँ पर आके ट्रेड कर सके, ज़्यादा फ़ायदा कमा सके। तो ये थे इस चार्टर के रीज़न कि क्यों इसको जारी किया गया था। बेहद इम्पॉर्टेंट है और लीगल हिस्ट्री हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हमने ये तो समझ लिया कि जो 1600 का चार्टर था वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर कुछ मर्चेंट्स जो थे, इंग्लैंड के या लंदन के, आप कुछ भी कहो, वहाँ के जो लोग थे वो यहाँ पर ट्रेड करने के उद्देश्य से आए थे, मतलब उनको यहाँ पर व्यापार करना था। अब ये जो चार्टर जब इशू हो गया तो इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस हैं, वो हमें देखने होंगे। जैसे सबसे पहला जो इसका प्रोविज़न है वो व्यापारियों का एक संघ, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए या ईस्ट इंडीज़ की तरफ ट्रेड करने के लिए, ये क्या था? ये एक ऑर्गेनाइजेशन था ट्रेडर्स का, है ना। कंपनी का एक संघ था, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में इसको गठित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिससे कि जितने भी व्यक्तिगत व्यापारी थे उन्होंने अपना अपना इसमें पूंजी लगाई हुई थी। मतलब जैसे कई सारे लोग हैं, मान लो 20 लोग हैं। अब 20 लोग क्या करते हैं, जैसे कि व्यवहार में प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हो कि 20 लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर कहते हैं कि हम जो है ना एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डालते हैं और एक कंपनी जो है हम बना लेते हैं। तो ये सब जितने भी लोग थे जिन्होंने इसमें पैसा लगाया था वो सब जो थे इसमें हिस्सेदार थे एक तरीके से। तो यहाँ पे ये जो था ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था उन ट्रेडर्स का जिन्होंने अपना अपना पैसा उसमें लगाया हुआ था ट्रेड के लिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस था 1600 के चार्टर का, वो ये था कि 15 साल के लिए ही इसमें कंपनी को बनाया गया था। मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, इसको जो बनाया गया था सिर्फ 15 साल के टाइम लिमिट के लिए इसको बनाया गया था। चार्टर में ये लिखा हुआ था कि ये जो कंपनी है ये केवल हम 15 साल के लिए बना रहे हैं, इसके बाद इसको जब चाहो ख़त्म किया जा सकता था, मतलब इसको रद्द किया जा सकता था। इसमें ये भी प्रोविजंस था कि अगर कंपनी का व्यापार, जैसे कि बेसिकली हर जो भी व्यक्ति कंपनी अपनी बनाता है या 4 से 5 लोग मान लो मिलके अगर कंपनी बना ले, तो वो यही तो तय करते हैं ना कि अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ तो ठीक है, अगर हमें इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इसको बंद कर देंगे। बिल्कुल वही सेम चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी थी। इसमें भी वही सारे मतलब प्रोविजंस थे कि अगर हम 15 साल के लिए कंपनी बना रहे हैं तो 15 साल के बाद हम इसको बंद कर देंगे अगर हमें फ़ायदा ना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर
इसमें ये इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस था, ठीक। तो वही सब था, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें जो 15 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ था, और अगर उसके बाद कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है या बीच में मान लो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है और अब ट्रेडर्स को कंपनी क्या करनी है, बंद करनी है, तो इसमें ये प्रावधान था कि 2 साल पहले नोटिस देकर जो है कंपनी को बंद किया जा सकता था, यानी उसको रिवोक किया जा सकता था। यहाँ पे 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया था कि 2 साल का टाइम दो, आप 2 साल का नोटिस दो, और नोटिस देकर जब भी चाहो इस कंपनी को बंद कर दो, लेकिन नोटिस देना ज़रूरी था। नेक्स्ट आता है व्यापार का एकाधिकार। व्यापार का एकाधिकार यानी मोनोपोली ऑफ ट्रेड। अब देखो इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है, चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को अफ्रीका और एशिया का जितना भी एरिया था ना, उसके सारे देशों के साथ व्यापार करने की मोनोपोली दी गई थी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर कोई भी इंग्लैंड की कंपनी इन एरियाज में व्यापार या ट्रेड नहीं कर सकती थी। मोनोपोली का मतलब ये था कि सिर्फ इंग्लैंड की, वैसे तो इंग्लैंड में उस टाइम पे बहुत सारी कंपनी थी, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंग्लैंड की कंपनी थी। तो यहाँ पर जो भी लोग ट्रेड करने आते थे, जो इंडिया में या आप ये देख लो अफ्रीका में या एशिया में, जो पूरा एशिया था उसमें, तो सिर्फ इंग्लैंड से अगर कोई कंपनी ट्रेड करेगी तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ये उसको मोनोपोली थी, एक अधिकार था। अगर हाँ, वैसे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे थे, मैंने आपको बताया ही है, लेकिन यहाँ पर और कंपनीज भले ही ट्रेड करें, लेकिन इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, ये था इसका मोनोपोली का मतलब, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी उस एरिया में ट्रेड नहीं करेगी। और अगर उस कंपनी का माल, मान लो अगर कोई कंपनी है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एकाधिकार में बाधा डालती है या किसी भी तरीके से व्यापार करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब मोनोपोली तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका था, तो अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उससे क्या होगा, उसका कार्गो, जो उसका माल वगैरह होता था कंपनी का, या जो भी उनके शिप वगैरह होते थे, क्योंकि शिप से ही माल आया जाया करता था पहले, है ना, कई कई दिन लग जाया करते थे इंग्लैंड से इंडिया तक सामान वगैरह लाने में, तो उन्हें दंड के तौर पे क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट, उनका कार्गो यानी जो उनका सामान वगैरह था और जो उनका शिप था उसको जब्त कर लिया जाता था। तो यहाँ पर ये उनके लिए पनिशमेंट बनाया गया था। नेक्स्ट है समिति और सदस्यता, ये इसका 4th पॉइंट है और इसका मेन प्रोविज़न जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर अब जो हमें चीज़ देखनी है वो ये है कि कंपनी के संचालन के लिए, अब भाई कंपनी बना लिया है तो उसको चलाएगा कौन, उसको मैनेज करने वाले लोग भी तो चाहिए। आमतौर पर कंपनी में बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं, कोई भी कंपनी है उसमें एक मैनेजर होता है, बाकी लोग सब कर्मचारी वगैरह होते हैं, है ना, सर्वेंट्स वगैरह होते हैं जो उसका काम करते हैं। तो जैसा कि बेसिकली हर कंपनी में होता है, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। यहाँ पर भी कंपनी का पूरा संचालन करने के लिए, उसको पूरा का पूरा चलाने के लिए क्या होता था कि एक तो होता था गवर्नर, एक गवर्नर होता था और 24 होते थे यहाँ पे डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनको कहा जाता था। ये जो 24 लोग थे ये इसके मतलब इसको पूरा का पूरा चलाते थे, इसको जो है मैनेज करते थे। तो यहाँ पे देखो सर्वेंट्स जो होते थे छोटे छोटे कंपनी के, उनको मैनेज करने के लिए एक पर्सन होता था, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नर, जिसे गवर्नर कहते थे, और बाकी जो सर्वेंट्स का हेड होता था, है ना, सर्वेंट्स का हेड यही होता था। अब गवर्नर को चलाने के लिए ये 24 लोग जो मैंने आपको बताए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनको कहा जाता था। ये सभी जो डायरेक्टर थे ये गवर्नर की मदद से कंपनी को चलाते थे। तो यहाँ पर इस तरीके से इतने सारे लोगों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था। अच्छा, जिन लोगों ने कंपनी को बनाया था, मैंने बताया ना कि सबने अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाई थी, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया था कंपनी में, वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे शेयर होल्डर्स। हर किसी ने अपना शेयर लगाया था। तो जब जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, शेयर होल्डर बोलते हैं, है ना, हितधारक या अंशधारक बोलते हैं हम। तो शेयर होल्डर्स थे, ठीक। उन्होंने क्या किया, अपना अपना पैसा लगाया इस कंपनी में, और इन शेयर होल्डर्स ने ही इन 24 डायरेक्टरों को क्या किया था, इनको चुना था। इनको मैंने बताया ही आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाते थे, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 लोग ही मिलकर चुनते थे गवर्नर को, जो उस कंपनी को चलाता था, ठीक। अब यहाँ पे ये जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ था कंपनी में, इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स चाहे तो 1 साल से पहले भी जो है वो डायरेक्टर्स को निलंबित यहाँ पे कर सकता था,
ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से बेसिकली हर कंपनी चलाई जाती है, उसमें एक मैनेजर होता है, बाकी के नीचे सर्वेंट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक वैसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी था। इसका भी गवर्नेंस और स्ट्रक्चर एक कंपनी की तरह होता था। ठीक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, उन्होंने एक गवर्नर को रखा हुआ था। गवर्नर जो है इस कंपनी का हेड होता था। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये कहाँ बैठते थे? ये बैठते थे इंग्लैंड में। वहीं से ये नज़र रखा करते थे और गवर्नर को इन्होंने पूरे कंपनी को मैनेज करने के लिए रखा हुआ था। तो ये जो हमारा चार्टर ऑफ 1600 है, इसने बेसिकली पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति कैसे इंडिया में हुई, कैसे उसने यहाँ पर ट्रेड करना शुरू किया और कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, ये सब कुछ इस चार्टर के माध्यम से हुआ। ये चार्टर आधार बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में ट्रेड को शुरू करने के लिए। ठीक। आगे चलकर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो धीरे धीरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, जो जुडिशियल पावर्स थी, वो भी कंपनी ने धीरे धीरे प्राप्त कर ली थी। जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश का सेटलमेंट हुआ था अलग अलग एरियाज़ में इंडिया के, वो हम अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो ये तो हमने समझा 1600 के चार्टर को। अब हम समझेंगे चार्टर ऑफ 1609 को। थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि कंपनी का थोड़ा सा विस्तार हो गया था। तो वो हम अब समझेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम समझेंगे चार्टर ऑफ 1609, यानी कि 1609 का जो चार्टर आया था, उसने क्या विस्तार किया था कंपनी के अधिकारों में। तो अगर हम इस चार्टर की बात करें तो देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा अभी कि 1600 का जो चार्टर था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चार्टर से बनी थी? 1600 के चार्टर से। अब ये जो चार्टर था, इसने कुछ उसके पावर्स को, मतलब एक तरीके से उसका विस्तार कर दिया कंपनी का। किस तरीके से किया? किस तरीके से उसको एक तरीके से एम्पावर कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो चार्टर था 1600 का, ये 9 साल के बाद इसको रिन्यू किया गया। 9 साल के बाद। अब देखो 1600 में चार्टर बना, तो उसके 9 साल के बाद यानी 1609 में, है ना, 1609 में इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन तो पहले ही हो रहा है, लेकिन उसके 9 साल बाद अब उस चार्टर को रिन्यू किया जाता है। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी 1600 में? यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आई थी, है ना। और उसका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे ट्रेड करके, यहाँ पे व्यापार करके। कंपनी सरकार को बहुत अच्छा रिन्यू दे रही थी, है ना। जो रिवेन्यू मिल रहा था सरकार को, जो भी राजस्व मिल रहा था, वो बहुत अच्छा मिल रहा था। तो यहाँ पे अब तकरीबन 9 साल बीत गए थे। अब 9 साल बीत गए तो कंपनी तो ट्रेड कर ही रही है लगातार, उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। तो उस टाइम पर इंग्लैंड में किंग हुआ करते थे जेम्स फर्स्ट, जिन्हें हम जेम्स प्रथम भी कह सकते हैं हिंदी में। तो जेम्स फर्स्ट यहाँ पर किंग हुआ करते थे इंग्लैंड में। तो उन्हें लगा कि कंपनी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, कंपनी से जो भी हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन दी थी, है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो क्यों ना इसे रिन्यू कर दिया जाए। तो उन्होंने इस चार्टर को, ये जो 1600 का चार्टर था, इसको रिन्यू कर दिया। रिन्यू किया, जो मैंने बताया अभी 1609 में। 1609 में इन्होंने रिन्यू किया और एक चार्टर आया। अब देखो, रिन्यू करेंगे तो उसके लिए भी तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे ही सीधी घोषणा कर दी, है ना। जिस तरीके से कंपनी का निर्माण करने के लिए 1600 का चार्टर इशू किया था, एक डॉक्यूमेंट था, बिल्कुल वैसा ही लीगली डॉक्यूमेंट एक बनाया गया था जेम्स फर्स्ट के द्वारा। जो इशू किया गया था वो था 1609 का चार्टर, और वो भी आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही था। और इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने इसका रिन्यू किया। अब क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही थी, जो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिल रहा था, तो लगभग वो जो 15 साल का टाइम पीरियड था, 15 साल का जो टाइम पीरियड दिया गया था कंपनी को कि 15 साल तक कंपनी की मोनोपोली रहेगी उस पूरे एरिया में, अफ्रीका के और एशिया के एरिया में जहाँ पर कंपनी को ट्रेड करना है। अब इस 15 साल का जो टाइम पीरियड था, इसको ख़त्म कर दिया इस 1609 के चार्टर से। ठीक। तो सबसे ख़ास बात क्या रही इस चार्टर की कि जो 15 साल का टाइम पीरियड था, इसको ख़त्म कर दिया, इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। मतलब कंपनी जब तक चाहे यहाँ पे ट्रेड कर सकती है। ये देखो आप कि कंपनी ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिया, यहाँ पर जो भी किंग थे या जो भी गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की, उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा दिया कि इस बात को लेकर यहाँ पर
जो 15 साल की बाउंडेशन थी कि केवल 15 साल तक कंपनी ट्रेड कर सकती है, उसको मोनोपोली को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यानी कि अब उस एरिया पे जहाँ पर कंपनी ट्रेड कर रही थी उस पर कोई भी इंग्लैंड की या लंदन की दूसरी कंपनी वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती, सिर्फ व्यापार करेगी तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये चीज़ यहाँ पे बढ़ा दी थी, उसको नेवर एंडिंग कर दिया था। ठीक। और यहाँ पर इस बाउंडेशन को कोई उन्होंने फिक्स नहीं किया कि 20 साल तक कंपनी यहाँ पे ट्रेड करेगी या 25 साल तक करेगी, उसको नेवर एंडिंग कर दिया। सबसे जो खास बात थी इस चार्टर में वो यही थी कि इसने 1600 के चार्टर में दी गई जो 15 साल की टाइम लिमिट थी उसको ख़त्म कर दिया और उसको हमेशा के लिए यहाँ पर उनकी मोनोपोली को इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि इसने 1600 के चार्टर को रिन्यू किया था, है ना। अब 1600 का चार्टर किससे रिन्यू किया गया? 1609 के चार्टर से। तो यहाँ पर आई होप आज की जो ये लीगल हिस्ट्री का मेरा पहला वीडियो है, हालांकि और भी सब्जेक्ट्स हमने यूट्यूब पे बहुत सारे मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको हिंदी में, और कमेंट्स भी कई बार आ चुके हैं कि मैम लीगल हिस्ट्री करा दीजिए, तो मुझे लगा कि अब लीगल हिस्ट्री करा देना चाहिए। तो लीगल हिस्ट्री का ये हमारा पहला जो टॉपिक था 1600 का चार्टर। हालांकि अब हम टॉपिक्स और भी कवर करेंगे वीडियोस में एक एक करके, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीगल हिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।